Hello students, how are you? Welcome back to दीपक ट्यूटोरियल्स। चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री के अंदर जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें हम लोगों ने कोलॉइड्स के बारे में स्टडी करी थी कि कोलॉइड्स को किस प्रकार से बनाते हैं, फिर बनाने के बाद में जो उसमें इम्प्योरिटीज रह जाती है उसको किस प्रकार से हम लोग प्यूरिफाई करते हैं। तो लास्ट क्लास का हमारा जो टॉपिक था वो था प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड सॉल्ट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड यानी कि हम कोई भी कोलॉइड सॉल्यूशन बनाते हैं, कोई भी कोलॉइडी विलयन हम लोग तैयार करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज यानी कि गुण। तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे उनके गुण धर्म के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है बात। तो देखिए, कोलॉइड जो बनता है उसके वैसे तो बहुत सारे प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है, बट जनरली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है केवल हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो हमको कोलॉइड की ओवरऑल जितनी प्रॉपर्टीज है उनमें से 3 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है। वैसे तो कोलॉइड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, बट हम लोगों को केवल 3 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है। तो कोलॉइडी विलयनों के गुण धर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड आज की क्लास का टॉपिक, इसको फाइनली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आप लोग अपनी नोटबुक, पेन, पेंसिल, बुक जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसको लेकर के बैठिएगा और जो भी मैं आपको बताता जाऊं उसको नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आपके पास नोट्स प्रिपेयर हो जाए। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए आप लोग, जिससे आपका टॉपिक एकदम क्लियरली, एकदम अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो आइए आज की क्लास का टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि किस प्रकार से हम लोग कोलॉइड सॉल्यूशन बनाते हैं और किस प्रकार से उसको प्योर करते हैं। अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो 3 प्रॉपर्टीज होती है कोलॉइड की, जिसमें से पहली जो प्रॉपर्टी है वो है काइनेटिक प्रॉपर्टी। काइनेटिक प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है काइनेटिक प्रॉपर्टी। अब देखिए, काइनेटिक मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो काइनेटिक से रिलेटेड है। काइनेटिक मतलब गति। जो कोलॉइड पार्टिकल्स है कोलॉइडल सॉल्यूशन में, जो कोलॉइडल पार्टिकल प्रेजेंट है उनकी गति से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होगी उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है बात। और इस काइनेटिक प्रॉपर्टी के अंदर आप लोगों को स्टडी क्या करना है, तो इसके अंदर आप लोग पढ़ोगे ब्राउनियन मोशन। ये लीजिए, जो एकदम बच्चों में जैसी चीज है, जो आप लोग 9th 10th के अंदर पढ़ के आते हो, ब्राउनियन मोशन, जिसको हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं ब्राउनी गति। ब्राउनी गति, तो देखिए नाम भी आ गया यहाँ पे गति। तो ब्राउनी गति या ब्राउनियन मोशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th 10th के अंदर अपनी छोटी क्लासेस में। फाइनली आज आपको ये पता लग जाएगा कि ब्राउनियन मोशन होता क्या है। ब्राउनियन मोशन कोलॉइडल सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है जो उसकी काइनेटिक प्रॉपर्टी से क्या है, रिलेटेड है, उसकी गति से रिलेटेड है। ठीक है बात। प्रॉपर्टी नंबर 2, इसको हम लोग रखते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। श्रेणियां हैं अलग अलग, जो कोलॉइड की प्रॉपर्टीज है उनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है, अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया है। जैसे पहली श्रेणी उसकी गति से रिलेटेड थी, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग ब्राउनियन मोशन का स्टडी करेंगे। वैसे ही दूसरी स्टडी जो है वो प्रकाश से रिलेटेड है। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसके अंदर प्रकाश से रिलेटेड है, यानी कि उसको हम लोग बोल दें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम लोग बोल दें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, यानी कि ये प्रकाश से रिलेटेड है। ठीक है, और जिस प्रकार काइनेटिक प्रॉपर्टी के अंदर ये एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग ब्राउनियन मोशन की स्टडी करेंगे, उसी प्रकार से ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग क्या स्टडी करेंगे,
तो हम लोग स्टडी करेंगे टिंडल इफेक्ट। हम क्या स्टडी करेंगे? टिंडल इफेक्ट। ये हम लोगों को ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ना है, टिंडल इफेक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं टिंडल प्रभाव। ये लीजिए, ये भी आई होप आप लोग अपनी छोटी क्लासेस में 9th 10th के अंदर पढ़ के आए हो। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 जिसको विद्युत से रिलेटेड है, जो जिसको विद्युत की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में रखते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ये लीजिए, तो कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन जब आप लोग बनाओगे तो उसके अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल है, पूरे सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं केवल कोलोइडल पार्टिकल्स की। ठीक है, तो उन कोलोइडल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है जिनको मेनली जनरली 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर लिया जाता है। जो उन कोलोइडल पार्टिकल की गति से रिलेटेड है, जिसको काइनेटिक प्रॉपर्टी नाम दे दिया। जो उस कोलोइड के प्रकाश से रिलेटेड है, जिसको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी नाम दे दिया। और जो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, उसको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नाम दे दिया गया। काइनेटिक प्रॉपर्टी के अंदर आप लोग स्टडी करोगे ब्राउनियन मोशन यानी कि ब्राउनी गति, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर आप लोग स्टडी करोगे टिंडल इफेक्ट यानी कि टिंडल प्रभाव। ठीक है, तो पहले आप लोग केवल इस इतने को नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग 1 by 1 इन तीनों की डीपली स्टडी करेंगे। इसको नोट कीजिए आप लोग। तो आइए स्टूडेंट, कोलोइडल सॉल्यूशन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है काइनेटिक प्रॉपर्टी, उसके बारे में डील करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी, दैट इज काइनेटिक प्रॉपर्टी। और काइनेटिक प्रॉपर्टी यानी कि ये कोलोइडल सॉल्यूशन की गति से रिलेटेड है। इसके अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, ये लीजिए। अभी देखिए, मोशन मींस ये गति से रिलेटेड है, तो मोशन नाम दे दिया गया। ब्राउनियन, इस ब्राउन का मतलब क्या है यहां पे? तो ब्राउनियन का कोई मीन नहीं है। कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर काइनेटिक प्रॉपर्टी को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर काइनेटिक प्रॉपर्टी को सबसे पहले डिस्कवर किया था, तो उन्होंने अपने नाम पे इसको ब्राउनियन मोशन नाम दे दिया, जिसको हिंदी में हम लोग ब्राउनी गति भी कहते हैं। ठीक है, ब्राउनियन मोशन को जिगजैग मोशन, ब्राउनियन मोशन को जिगजैग मोशन यानी कि टेढ़ी मेढ़ी गति, टेढ़ी मेढ़ी गति भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों आपके लिए ये कि ब्राउनियन मोशन को जिगजैग मोशन भी कहते हैं। अभी होता क्या है ब्राउनियन मोशन, और किस प्रकार से कोई कोलोइडल सॉल्यूशन ब्राउनियन मोशन को शो करता है? ठीक है, तो देखिए, हम लोग कोई भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन लेते हैं जिसके अंदर देखिए, ये कोई मैंने यहां पे एक कोलोइडल सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर ये कोलोइडल पार्टिकल्स पड़े हैं, और साथ में क्या होगा? डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्शन मीडियम के तौर पे यहां पे क्या पड़ा हुआ है? पानी पड़ा हुआ है। ये लीजिए, ये यहां पे मैंने डाल दिया पानी, तो ये आपका बन गया एक कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, एक कोलोइड डिवीजन बन गया जिसमें डिस्पर्शन मीडियम ले लिया, और डिस्पर्स्ड फेस जो कोलोइड पार्टिकल्स थे, ये वाले क्या हैं? तो ये आपके कोलोइडल पार्टिकल्स है, ये आपका कोलोइडल पार्टिकल्स है। ठीक है, अभी क्या करते हैं? ये कोलोइडल पार्टिकल जो होते हैं, ये क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं, एक नॉर्मल गति करते हैं। किस प्रकार से? तो देखिए, ये कोलोइडल पार्टिकल है, ये इसके अराउंड क्या है? बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स टक्कर करते हैं इस कोलोइडल पार्टिकल से, तो क्या होगा? वो इस कोलोइडल पार्टिकल से जब भिड़ेंगे, तो भिड़ने पर अपनी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा क्या करेंगे? इस कोलोइडल पार्टिकल को ट्रांसफर कर देंगे। जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स
मोशन करके इस कोलोइडल पार्टिकल से भिड़ेंगे, जब कोलिजन करेंगे तो अपनी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा क्या करेंगे, इस कोलोइडल पार्टिकल को ट्रांसफर कर देंगे। अब इस काइनेटिक एनर्जी को पा करके ये कोलोइडल पार्टिकल क्या करेगा, मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए आप लोगों ने 9th 10th में छोटी क्लासेस में इस टॉपिक को पढ़ा होगा कि ये कोलोइडल पार्टिकल मोशन कर रहा है। ये तब तक सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि ये कोलोइडल पार्टिकल मोशन करता कैसे है। तो जब इस कोलोइडल पार्टिकल के चारों तरफ डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल इससे भिड़ते हैं, इससे टक्कर करते हैं, तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा इस कोलोइडल पार्टिकल को ट्रांसफर कर देते हैं। जब ट्रांसफर कर देंगे तो ये कोलोइडल पार्टिकल क्या करेगा, मोशन करेगा, गति करेगा। समझ में आई बात। ये तब तक स्ट्रेट लाइन में गति करता जाएगा, एक सीधी दिशा में गति करता जाएगा जब तक इसको कोई दूसरा कोलोइडल पार्टिकल ना मिल जाए। अब जैसे मान लो इसको यहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल मिल गया तो पहले इसकी डायरेक्शन ये थी, जैसे ही इसको दूसरा कोलोइडल पार्टिकल मिला ये तुरंत से अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा और सीधा सीधा चलता जाएगा। यहाँ पे मान लो इसको दूसरा कोलोइडल पार्टिकल मिल गया तो इसकी डायरेक्शन फिर से क्या हो गई, चेंज। यहाँ पे दूसरा कोलोइडल पार्टिकल मिला, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। ये लीजिए, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं जिस प्रकार से इसको कोलोइडल पार्टिकल मिलते जाएंगे ये अपनी डायरेक्शन क्या करता जाएगा, चेंज करता जाएगा। तो ये एक जिगजैग टाइप की यानी कि टेढ़ी मेढ़ी टाइप की गति है, इसलिए इसको हम लोग जिगजैग मोशन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों आपके लिए ये, इसको याद करना, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए कि जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं वो अपने चारों तरफ डिस्पर्सन मीडियम यानी कि वाटर से घिरे रहते हैं। अब सपोज इस कोलोइडल पार्टिकल के चारों तरफ अगर इस प्रकार से फोर्स लगेगा तो देखो सारे पार्टिकल जब इक्वल फोर्स लगाएंगे तो ये पार्टिकल कहीं भी गति नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं खड़ा हूं, कोई मेरे को पीछे से आकर के हिट करे, मैं आगे की तरफ गिर जाऊंगा, आगे से हिट करे पीछे की तरफ गिरेंगे। लेकिन अगर दो बंदे दोनों पावरफुल है, सेम पावर के हैं, एक आगे से टक्कर करे एक पीछे से टक्कर करे तो हम वहीं के वहीं रहेंगे, कहीं भी नहीं हिलेंगे डुलेंगे। सेम वही कंडीशन यहाँ पे होती है। अगर इस कोलोइडल पार्टिकल को कोई वाटर मॉलिक्यूल इधर से भी हिट करे और इधर से भी हिट करे इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो जब समान रूप से टक्कर नहीं मिलेगी, एक समान रूप से फोर्स नहीं मिलेगा इसको, तो क्या होगा, ये कोलोइडल पार्टिकल अपनी जगह से हिलेगा, गति करेगा, तब तक सीधी गति करता जाएगा जब तक इसको कोई दूसरा कोलोइडल पार्टिकल ना मिल जाए। और जैसे ही इसको दूसरा कोलोइडल पार्टिकल मिल जाएगा ये क्या करेगा, दूसरी दिशा में गति कर लेगा। इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी गति होती है जिसको हम लोग जिगजैग मोशन कहते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग जो सेकंड प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी उसके बारे में डील करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी प्रॉपर्टी नंबर 1 काइनेटिक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने डील कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 दैट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। कोलोइडल सॉल्यूशन की सेकंड प्रॉपर्टी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, जो कि किससे रिलेटेड है, लाइट से। किससे रिलेटेड है, प्रकाश से। और प्रकाश से या लाइट से रिलेटेड होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ठीक है बात। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग स्टडी क्या करेंगे, तो हम लोग स्टडी करेंगे टिंडल इफेक्ट। हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, टिंडल इफेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर इस इफेक्ट को, लाइट से रिलेटेड जो इफेक्ट है उसको स्टडी करने वाले या डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जॉन टिंडल। उनका नाम था जॉन टिंडल। तो उन्होंने
अपने नाम पर इसका क्या नाम दे दिया, टिंडल इफेक्ट नाम दे दिया। ठीक है बात। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक प्रॉपर्टी जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करी थी, तो उसका नाम ब्राउनियन मोशन रख दिया गया। उसी प्रकार से जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है उसको जॉन टिंडल ने डिस्कवर किया था और अपने नाम पे उसको नाम दे दिया गया टिंडल इफेक्ट। इज दैट क्लियर? अभी हम लोग बात यह करते हैं कि किस प्रकार से कोलॉइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं या क्यों वो टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, टिंडल प्रभाव होती क्या चीज है। तो ये वाला टॉपिक भी आप लोग अपने बचपन में यानी कि 9th और 10th क्लासेस के अंदर आप लोग पढ़ के आए हो। क्या होता है देखिए, ये एक लाइट आ रही है, ये एक लाइट आ रही है। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, लाइट जो होती है उस लाइट की एक वेवलेंथ होती है और वो लाइट जो होती है वो इस प्रकार से आती है, वो लाइट जो होती है इस प्रकार से आती है, उसकी एक वेवलेंथ होती है। ठीक है बात। तो लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है वो तो उसी डायरेक्शन में दिखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं कि ये मान लो लाइट आ रही है और अगर आपकी आंख यहां पर है इस जगह पर, तो फिर आपको ये जो लाइट है ये नहीं दिखनी चाहिए। अगर लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है तो आप लोगों को ये लाइट नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि सूरज की जो रोशनी है वो तो हर कहीं से हमको दिखाई देती है। तो इसका क्या रीजन है? ठीक है, इसका रीजन ही टिंडल इफेक्ट है। अभी अपन डीपली अगर एक्सप्लेन करें टिंडल इफेक्ट को तो हम क्या लिख सकते हैं कि सपोज ये कोई कोलॉइडल पार्टिकल है, ये कोई कोलॉइडल पार्टिकल है। जब इस लाइट, जब कोई भी लाइट जो इस सीधी डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो लाइट जब इस कोलॉइडल पार्टिकल से टकराएगी, कोई भी लाइट जब कोलॉइडल पार्टिकल से टकराएगी तो कोलॉइडल पार्टिकल उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। कोलॉइडल पार्टिकल उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब यानी कि उसको अवशोषित कर लेगा। फिर अवशोषित करने के बाद में उसकी क्या कर देगा, तो एब्जॉर्ब एंड स्कैटरिंग, क्या कर देगा, लाइट की स्कैटरिंग कर देगा। स्कैटरिंग यानी कि सभी संभव दिशाओं में वो उस लाइट को फैला देगा। जैसे मान लो लाइट आ रही थी इस डायरेक्शन में, लेकिन जैसे ही वो कोलॉइडल पार्टिकल से भिड़ी, अब क्या होगा, वो सभी की सभी डायरेक्शन में क्या कर देगा, उसको लाइट को फैला देगा। तो इस चीज को ही अपन क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। यानी कि जब कोई लाइट किसी कोलॉइडल पार्टिकल से टकराती है तो हमको उस लाइट का पाथ, उस लाइट का रास्ता दिखाई देने लगता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने 9th 10th क्लास के अंदर, किसी बंद कमरे में, कोई कमरा है जो एकदम से बंद है, उसके अंदर कोई ऐसा एक होल रख दिया जाए जहां से सूरज की किरण अंदर आ सकती है, तो आप लोग देखोगे सूरज की रोशनी का प्रकाश पाथ आप लोगों को दिखाई देगा कि यहां से सूर्य की रोशनी आ रही है और उसके बीच में छोटे छोटे धूल, धुएं, मिट्टी आदि के कण भी आप लोगों को दिखाई देंगे जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसको आप लोग प्रैक्टिकली भी कर सकते हो लेबोरेटरी के अंदर। कैसे करोगे उसके बारे में बता दूं आपको। आप लोग क्या करो, यहां पर एक टॉर्च ले लो, ठीक है, ये आपने एक लाइट की क्या ले ली, टॉर्च। आप लोग डायग्राम पे मत जाइएगा, समझिए चीज को। ये टॉर्च है, यहां पे आप लोग लगा दीजिए एक लेंस, यहां पे आप लोग एक लेंस लगा दीजिए। इस टॉर्च की लाइट जाएगी, ये इसको यहां पे क्या कर देगी, ये लीजिए, यहां पे लाकर के इस लाइट को मिला देगी यहां पे इस जगह पे। अभी आप क्या करिएगा कि यहां पर आप लोग एक सॉल्यूशन भर लो। क्या भर लो, एक विलियन। आप लोग एक सॉल्यूशन ले लो, ट्रू सॉल्यूशन। अब आप लोग क्या देखोगे, सबसे पहले तो हम लोगों ने लेंस लगाया, लेंस लाइट को यहां पे लाके रख दे रहा है। अब अगर ये सॉल्यूशन है
ट्रू सॉल्यूशन है, यहाँ पे कोलोइडल पार्टिकल्स नहीं है, तो क्या होगा, जब ये लाइट यहाँ पे आएगी तो लाइट स्कैटरिंग नहीं होगी, वो लाइट क्या होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी। जब आप यहाँ पर कोई माइक्रोस्कोप लगा करके देखोगे तो आपको क्या होगा, आपको यहाँ पर केवल इस जगह पर छोटा छोटा टिमटिमाता हुआ, जैसे तारा टिमटिमाता है वैसे टिमटिमाता हुआ सा दिखाई देगा। और वो ही आप अगर यहाँ पे सॉल्यूशन की जगह है कोई कोलोइडी विलयन लेते तो क्या होता, ये लाइट जब यहाँ पे किसी कोलोइडल पार्टिकल से टकराती, जब ये लाइट यहाँ पर किसी कोलोइडल पार्टिकल से टकराती तो वो उसको अवशोषित करके क्या करता, सभी दिशाओं में उसको फैला देता, सभी दिशाओं में फैला देता। अभी देखो लाइट यहाँ जा रही है, जब यहाँ पे कोलोइडल पार्टिकल होगा तो वापस उसको क्या करेगा, सभी दिशाओं में फैला देगा। अब जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये पूरा का पूरा बीकर, ये पूरा का पूरा कोलोइडी सॉल्यूशन ही क्या है, प्रकाशमान है, पूरे के अंदर ही लाइट है। लेकिन अगर यहाँ पर कोलोइड की जगह है, वापिस आपको बता दे रहा हूं मैं, सॉल्यूशन होता तो क्या होता, जैसे ही ये लाइट सॉल्यूशन के अंदर उस किसी पार्टिकल से टकराती तो क्या होता, वो उसकी स्कैटरिंग नहीं करता, इस पार्टिकल से टकराई, ये पार्टिकल चमका, फिर ये पार्टिकल मान लो यहां से यहां आ गया, यहां पे कोई दूसरा पार्टिकल आएगा तो वो चमकेगा, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको टिमटिमाहट सी, आपको चमकीला चमकीला सा कुछ दिखाई देगा। ठीक है बात। अभी ऐसा क्यों होता है कि जब लाइट कोलोइडी पार्टिकल से टकराएगी तब तो वो स्कैटरिंग होगी, जब वो सॉल्यूशन से टकराएगी स्कैटरिंग नहीं होगी। ऐसा क्या चक्कर है, तो देखिए लाइट की होती है एक वेवलेंथ, इस प्रकार से कोलोइडी पार्टिकल का साइज होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, यानी कि बड़ा साइज है। जब बड़ा साइज आएगा तो उसको यहां से हिट करना पड़ेगा, और सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज होता है वो होता है 1 नैनोमीटर से छोटा। तो अगर कोई लाइट आएगी तो ये मान लो कोई पार्टिकल है सॉल्यूशन का, वो उसको पार करके निकल जाएगी, उसका कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसका कोई अवशोषण नहीं होगा, अवशोषण नहीं होगा तो स्कैटरिंग नहीं होगी। बोलो ये बात समझ में आई आप लोगों को। आप लोग एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, आपने सपोज एक बीकर लिया जिसके अंदर आप लोगों ने भर लिया सॉल्यूशन, यहां पे आप लोगों ने एक बीकर लिया जिसमें आप लोगों ने भर लिया कोलोइड, यहां से आप लोग भेज रहे हो टॉर्च के थ्रू मान लो लाइट, यहां से क्या जा रही है, लाइट। अब वो लाइट यहां तक तो आपको दिखेगी, यहां सॉल्यूशन है, यहां लाइट दिखना बंद हो जाएगी, यहां वापस आपको लाइट दिखेगी, इस बीकर के बाद आपको वापस लाइट दिखेगी। लेकिन जब आप लोग बीकर के ऊपर से देखोगे आपको सॉल्यूशन वाले बीकर में लाइट नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको लाइट का पाथ नहीं दिखाई देगा, लेकिन कोलोइड वाले सॉल्यूशन के अंदर आपको लाइट का पाथ दिखाई देगा। तो लाइट यहां से निकल के यहां तक जा रही है, बीच में यहां पे आपको लाइट का पाथ दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा? क्योंकि वो सॉल्यूशन है और कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर आपको लाइट का पाथ दिखाई देगा। समझ में आ गई ये बात? तो इसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसको आप लोग नोट कीजिए, इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे आपको बताना है, पहले आप इसको नोट कीजिए। तो अभी आई होप आप लोगों को टिंडल इफेक्ट क्या होता है समझ में आ गई होगी। जब कोई लाइट चलती है, जब वो किसी कोलोइडल पार्टिकल से टकराएगी तो कोलोइडल पार्टिकल उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में, सभी डायरेक्शन में क्या कर देगा, उसकी स्कैटरिंग कर देगा। तो वो लाइट आपको सभी जगह पे दिखाई देने लग जाएगी। अगर आपको लाइट का पाथ दिखाई देता है मतलब वो टिंडल इफेक्ट है। समझ में आ गई बात? चलो अभी आपको मैं एक क्वेश्चन ये पूछता हूं कि आसमान जो होता है वो नीले कलर का दिखाई देता है, ठीक है? तो स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, वाई? अगर मैं आपसे ये पूछूं आसमान जो होता है वो नीले कलर का दिखाई देता है, क्यों? क्यों भाई देता है? सपोज आसमान है, क्या वहां पे कोई नीले कलर का पेंट हुआ है या कोई नीले कलर का टेंट लगा दिया गया है वहां पे?
वहां पे कोई कलर वलर नहीं है, जो बादल होते हैं, जो आसमान है उसका कोई कलर नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें ब्लू कलर का, वो हमें नीले नीले कलर का दिखाई देता है। इसके पीछे क्या रीजन है? और अगर वो नीले कलर का है तो फिर रात को वो नीला कलर क्यों नहीं दिखाई देता? रात को ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो आप लोग देखिए, ये मान लीजिए धरती है, ठीक है, ये क्या है? अर्थ। हम इस अर्थ पे यहां पे खड़े हैं, खड़े हैं, यहां पे है हमारे ऊपर, ये क्या बना दिया मैंने? ये बना दिया मैंने आसमान। थोड़ा पास में है बट ध्यान रखिएगा, ये आसमान, ये यहां पे क्या है? तो ये बना दिया मैंने सूरज, सन। अब देखिए, जब इस सन की लाइट आएगी तो वो तो सीधी निकल जाएगी, हमारे तक पहुंचेगी नहीं। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं कि इस सन और इस अर्थ के बीच में क्या पड़ता है? तो सन और अर्थ के बीच में पड़ता है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, ठीक है। थोड़ा सा मैं डायग्राम एकदम थोड़ा देखो ढंग से बना दे रहा हूं, समझ में आ जाए आप लोगों को बढ़िया तरीके से। देखिए, ये यहां पे ये छोटे छोटे क्या है? ये छोटे छोटे बादल है, ठीक है। ये बादल मैंने यहां पे बना दिए, ये लीजिए। यहां पे रही धरती, हम वहां पे खड़े हुए हैं, ठीक है। सूरज, रोशनी आ रही है सूरज की, बीच में एटमॉस्फेयर, वहां पे क्या है बताओ? कोलोइडल पार्टिकल्स। मैंने आपको बताया था वायुमंडल एक क्या है? कोलोइड है। तो जब ये सूर्य की किरणें आएगी तो ये इन कोलोइडल पार्टिकल से क्या होगा? देखो, टक्कर करेगी कि नहीं करेगी? टक्कर करेगी। सनलाइट के अंदर कितने कलर होते हैं? वैसे तो हमें सूर्य का प्रकाश सफेद दिखाई देता है, लेकिन ये 7 कलर का मिक्सचर होता है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इन 7 में से सबसे ज्यादा प्रकीर्णित या सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन सा प्रकाश होता है? ब्लू वाला। तो ये कोलोइड पार्टिकल क्या करेंगे? ब्लू वाले को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर ये क्या करेंगे? उसकी स्कैटरिंग कर देंगे। ये लीजिए, ये स्कैटरिंग कर दी। अब स्कैटरिंग कर दी तो क्या हुआ? ये सभी डायरेक्शन में जाएंगे आगे, इनको वापस देखो कोलोइडल पार्टिकल मिल गया, ये आगे वापस इसकी क्या कर देंगे? स्कैटरिंग। तो कहने का मतलब अर्थ और स्काई के बीच का जो एटमॉस्फेयर है वहां पे पूरे में कैसा कलर आ जाएगा? स्काई ब्लू कलर आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? ब्लू कलर आ जाएगा। तो आपको पूरा ऊपर क्या दिखाई देगा? ब्लू ब्लू दिखाई देगा। इसलिए आप लोगों को आसमान किस कलर का दिखाई देता है? नीले कलर का, जो टिंडल इफेक्ट के कारण है। क्योंकि सनलाइट जब आती है तो वो 7 कलर का मिक्सचर है, उन 7 में से ब्लू कलर को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसकी स्कैटरिंग होगी तो आपको आसमान जो होगा वो नीले कलर का दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। रात के समय में आसमान भी है, धरती भी है, हम भी है, बट सूरज की रोशनी नहीं है। तो इन कोलोइडल पार्टिकल्स पे जब कोई लाइट आएगी नहीं तो ये स्कैटरिंग करेंगे किसकी? नहीं कर सकते। इसलिए आपको सब कुछ कैसा दिखाई देता है? काला काला दिखाई देता है। समझ में आ गई बात? तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अभी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, उसके बारे में हम लोगों को डील करनी है। पहले इसको नोट कीजिए आप लोग स्टूडेंट। अभी हम लोग जो थर्ड प्रॉपर्टी है कोलोइड की, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, उसके बारे में डील करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टीज इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, सॉरी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ये किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, विद्युत से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस इसको बोलते हैं विद्युत कण संचलन, ये इसका हिंदी टर्म्स। तो हम लोगों को विद्युत गुणधर्म के अंदर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर स्टडी करना है इलेक्ट्रोफोरेसिस या विद्युत कण संचलन, ठीक है बात।
इस टॉपिक को यहीं स्टॉप करते हुए एक बार मैं आपको थोड़ा सा बैक ले जाना चाहूंगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। हम लोगों ने कोलॉइडल सॉल्यूशन को बनाया था। बनाने के हम लोगों ने जनरली दो मेथड देखे थे, एक तो मैकेनिकल मेथड और एक इलेक्ट्रिकल मेथड, जिसमें ब्रेडिंग्स आर्क मेथड का हम लोगों ने यूज किया था। अभी हम लोग एक और मेथड की यहां पे बात करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। जिसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइजेशन। इस पेप्टाइजेशन में क्या होता है? देखो, इस पेप्टाइजेशन थ्योरी का यह मानना है कि ये मान लो कोई भी डिस्पर्शन मीडियम हम लोगों ने ले लिया वाटर, इसके अंदर जब मैं कोई पार्टिकल डालूंगा और वो सारे के सारे पार्टिकल नीचे आकर के बैठ गए, इसका मतलब वो क्या बन गया? वो तो सस्पेंशन बन गया, स्कंदन बन गया। ठीक है बात। जब हम लोगों ने मैकेनिकल मेथड, यांत्रिक विधि का यूज किया था, उसके सिद्धांत ये था कि हो सकता है इन पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो। इनको अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज के बीच में ले आया जाए तो ये छोटे हो जाएंगे और कोलॉइड बन जाएगा। पेप्टाइजेशन क्या कहता है? पेप्टाइजेशन ये कहता है कि अगर ये सारे पार्टिकल नीचे बैठे हैं, इसका मतलब जरूर इन सब के बीच में क्या है? क्या है? अट्रैक्शन, आकर्षण। इन सभी पार्टिकल्स के मध्य क्या है? आकर्षण है। अगर इन सभी पार्टिकल्स के ऊपर रिपल्शन आ जाए, इन सभी पार्टिकल्स में रिपेल हो जाए, तो ये एक दूसरे के पास रहना पसंद ही नहीं करेंगे और दूर दूर जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? कोलॉइड बन जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इन सभी पार्टिकल्स पे सेम चार्ज क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं, समान आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे मान लो सपोज, अगर मिटा रहा हूं मैं इसको, अभी समझा रहा हूं आप लोगों को वापिस। सपोज आप लोगों को फेरिक हाइड्रोक्साइड जैसे FeOH3 का सोल बनाना है। क्या बनाना है? फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल। FeOH3 को क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहां पे आप लोग देख सकते हो FeOH3 में क्या है? FeOH3 में 3 तो है OH माइनस और 1 है Fe+3। ये कंडीशन है। तो जब मैंने वाटर लिया और इस वाटर के अंदर फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स डाले, ठीक है, आपको पता है जब मैं NaCl डालूंगा तो वो पूरा का पूरा डिसॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर जाकर के डिसोसिएट हो जाता है, प्लस और माइनस में टूट जाता है। अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जो पानी के अंदर जाकर के डिसोसिएट हो जाएगा तो वो पानी में पूरा पूरा घुलेगा। तो FeOH3 भी क्या होगा? पानी में पूरा पूरा घुल जाएगा। या मैं ये कहूं कि मान लो उसका स्कंदन बन गया, FeO3 जो है वो पानी में निलंबन बनाता है, तो ये क्या बना लिया? स्कंदन बना लिया। अभी मैं क्या करूंगा? कोई ऐसी चीज डालूं कि इन सब पे या तो प्लस चार्ज आ जाए या तो माइनस चार्ज आ जाए। तो मैं इसके अंदर कोई भी विद्युत अपघट्य डालूंगा, मैं इसके अंदर कोई भी क्या करूंगा? इलेक्ट्रोलाइट्स डालूंगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या करते हैं? स्टेबिलिटी देते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे KOH, NaOH ये सब कुछ डाल दिया, इसका कोलोइड बन जाएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप लोग पेप्टाइजेशन मेथड यूज कर रहे हो, किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए पेप्टाइजेशन मेथड यूज कर रहे हो, तो आपको क्या डालना पड़ेगा? आपको पेप्टाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। पेप्टाइजिंग एजेंट यानी कि जो पेप्टाइजेशन का काम कर दे, उसके लिए आप वो ही इलेक्ट्रोलाइट डालोगे जिसका या तो केटाइन इसके केटाइन से सेम हो या उसका एनाइन इसके एनाइन से सेम हो।
जैसे यहाँ पे केटाइन क्या है Fe, तो आप लोग यहाँ पर FeCl2 डाल सकते हो, FeCl3 डाल सकते हो, Fe का कुछ भी डाल सकते हो, या एनाइन, इसका एनाइन क्या है OH, तो आप लोग NaOH डाल सकते हो, आप लोग MgOH2 डाल सकते हो, आप लोग AlOH3 डाल सकते हो, ये कुछ भी बात आगे। तो यहाँ पर अगर OH एनाइन है तो आप लोग NaOH, MgOH2, AlOH होल थ्राइस कुछ भी डाल करके इसका क्या कर सकते हो, कोलोइडल सोल तैयार कर सकते हो। तो ओवरऑल मेरा इस सब को समझाने के पीछे टारगेट ये है कि जब आप लोग कोलोइडल सोल बनाते हो तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस आपको अनिवार्य होती है। जब आप लोग ब्रेडिक्स आर्क मेथड काम में लेते हो तब भी आप लोगों को वहां पे कोलोइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स डालना पड़ता है, और उसी इलेक्ट्रोलाइट्स को जब वो ज्यादा मात्रा में हो जाए तब उसको प्यूरिफाई भी किया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। तो किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स तो रहता ही रहता है, ये चीज आपको जान लेना जरूरी है। अभी हम लोग बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट अभी हम लोग हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर ये कोई कोलोइडल सॉल्यूशन ले लिया मैंने जिसमें ये कोलोइडल पार्टिकल पड़े हैं, और अभी मैंने आपको बताया है पेप्टाइजेशन मेथड के अंदर कि अगर ये कोलोइडल सॉल्यूशन है तो इन सभी कोलोइडल पार्टिकल पे क्या है, सेम चार्ज है, क्योंकि इन सब के बीच में प्रतिकर्षण होना जरूरी है। अगर इनके बीच में प्रतिकर्षण नहीं होगा तो ये नीचे आके बैठ जाएंगे, अगर रिपल्सन नहीं होगा नीचे आके कोगुलेट हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। अभी क्या करना है, अगर ये कोलोइड है तो इन सभी के ऊपर में सेम चार्ज है। जैसे मान लो इन सब पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को कोई इलेक्ट्रोलाइट्स डालना पड़ता है। अभी हम लोगों ने यहां पे दो ले लिए इलेक्ट्रोड, एक को जोड़ दिया बैटरी के निगेटिव पोल से और एक को जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव पोल से। ये वाला हमारा बन गया एनोड, और इसको हम लोग बोल देंगे कैथोड। और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे तो ये सब पार्टिकल्स जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ये किधर मूव करेंगे, ये सारे के सारे इस तरफ मूव करेंगे। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, विद्युत कण संचलन कहते हैं। ठीक है, अगर किसी कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई जाए तो कोलोइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपने ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ फ्लो करते हैं। इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, ये कोलोइडल पार्टिकल एनोड की तरफ भी क्या कर सकते हैं, गमन यानी कि जा सकते हैं, और कैथोड की तरफ भी क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अगर एनोड की तरफ जाएंगे तो इसको एनोफोरेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, एनोफोरेसिस। और अगर कैथोड की तरफ जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, कैथोफोरेसिस कहेंगे। ये लीजिए, ये होती है आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस की मेथड। बोलो समझ में आई ये बात आप लोगों को। तो जनरली ये तीन प्रॉपर्टी होती है कोलोइड की, एक उसकी काइनेटिक से रिलेटेड है, गति से रिलेटेड है जिसको काइनेटिक प्रॉपर्टी, एक उसके प्रकाश लाइट से रिलेटेड है जिसको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी नाम दिया, और एक इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है तो उसको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नाम दिया गया। काइनेटिक प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों ने स्टडी की ब्राउनियन मोशन। जब कोई कोलोइडल पार्टिकल मूव करता है, जब उस पे डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल आकर के हिट करते हैं तो वो उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। उस काइनेटिक एनर्जी से वो मूव करता है, तब तक वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता जाएगा जब तक उसको दूसरा कोलोइडल पार्टिकल ना मिल जाए। दूसरे कोलोइडल पार्टिकल से टकराने के बाद वो अपनी गति चेंज कर लेता है, दिशा चेंज कर लेता है। तो इस प्रकार से वो एक टेढ़ी मेढ़ी गति चलता है जिसको जिगजैग मोशन या ब्राउनियन मोशन कहते हैं। टिंडल इफेक्ट में क्या है,
ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। प्रकाश, लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। जब वो किसी कोलोइडल पार्टिकल से टकराएगी तो कोलोइडल पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर सभी डायरेक्शन में क्या कर देगा, उसकी स्कैटरिंग कर देगा, तो उस लाइट का पाथ दिखाई देने लग जाएगा और वो लाइट चारों तरफ फैल जाएगी। उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है कि किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल है उन पे सेम चार्ज होता है, वो सेम चार्ज उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की मदद से आता है, विद्युत अपघट्यों की मदद से आता है। जब इलेक्ट्रोड लगाकर बैटरी से विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई जाती है तो कोलोइडल पार्टिकल अपने से ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। इस फिनोमिना को हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर है। बच्चों, आज की ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है। हो सकता है आप लोगों को एक दो बार थोड़ी माथापच्ची करनी पड़े, बट एकदम बच्चों के लिए टॉपिक है, कोई ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। आप लोगों ने 9th 10th के अंदर ब्राउनियन मोशन, टिंडल इफेक्ट सब कुछ पढ़ा हुआ है, बट फिर भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आए। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखिएगा, आप लोगों को श्योरली समझ में आएगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आए तो कमेंट के अंदर अपना डाउट डालिएगा, मैं आप लोगों को श्योरली उसका आंसर दूंगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।